गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम करते हैं अपना प्रीवियस टॉपिक, जो हमारी मानव ग्रंथियों का टॉपिक था। कल की हमने क्लास में क्या किया था, इससे संबंधित जो थ्योरी थी, यानी कि जो ग्लैंड्स क्या होती हैं, उससे कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, किस हार्मोन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं, या फिर अधिकता से कौन सा रोग होता है। आज हम बेसिकली जो करने वाले हैं, इस पर बेस्ड जितने भी PYQs होंगे, परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस, या फिर जो MCQs बनते हैं, उससे रिगार्डिंग जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, सभी उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मानव ग्रंथियाँ। तो अगर आपको थ्योरी देखनी है, इससे पहले वाली जो क्लास है, फोल्डर में जाकर आप उसमें देख सकते हैं। तो आज हम मोस्टली इसमें PYQs ही करेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देखना। मानव ग्रंथियां, तो जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां क्या कि जो एक हार्मोन्स का निर्माण करती हैं, उसका फिर सेक्रेशन करती है, यानी कि स्राव करती है, उनको हम ग्रंथियां बोलते हैं। हमारे ऊपर की तरफ यानी कि सिर में 3 ग्रंथियां होती हैं। एक सबसे जो प्रमुख होती है पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम प्यूटिटी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या हो जाएगा? हमारी पीयूष ग्रंथि। सेकंड जो हमारी सिर में ही होती है, ऊपर ही, एक पाइनियल ग्रंथि हो गया, पीनियल ग्लैंड, पाइनियल, पाइनियल ग्रंथि। और एक हाइपोथैलेमस, ये कल की क्लास में हमने कर चुके हैं, ऐसे फिर भी रिकॉल करने के लिए। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर में तापमान का नियंत्रण करती है, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे गले में 2 होती हैं, एक एच आकार की होगी थाइमस, और एक पैराथाइमस होगी, यानी कि सिर में 3 होती हैं, पीयूष ग्रंथि, पाइनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। गले में हमारी 2 हो जाएंगी, थाइमस और थायराइड और पैराथायराइड। चेस्ट में क्या हो जाएगी? थाइमस ग्रंथि, फिर एडिनल होंगी। लेकिन अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की हम बात करते हैं, वो यकृत होती है, यानी कि लीवर। और अंत्यस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? हमारी अग्नाशय, पैनक्रियाज। और एक हमारी जनन ग्रंथि होती है, गोनेड। तो उनके बारे में देखते हैं कि क्या हो जाएगी? थायराइड, थायराइड, थायराइड ग्लैंड। और ये क्या होगी? पैराथायराइड, पैरा पैराथायराइड ग्रंथि। एक चेस्ट में हमारी वक्ष भाग में होगी, वक्ष में क्या? ये थायराइड, थाइमस। थाइमस ग्रंथि कहाँ होगी? हमारे वक्ष भाग में होगी, थाइमस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो ग्रंथि है, एक जैसे यहाँ पर होगा हमारा अग्नाशय, यहाँ पर स्टोमक होगा, तो उससे ही थोड़ा टच क्या होता है? अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। अग्नाशय, अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। और यहीं पर अगर देखते हैं तो लीवर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत, यकृत क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत को ही हम क्या बोलते हैं? लीवर, लीवर या जिगर, इसी का नाम होता है। फिर यहाँ पर एडिनल हो जाएगा, एड्रीनल, एड्रीनल, एडिनल ग्रंथि। और यहीं पर हो जाएंगे क्या? गोनेडो, गोनेडो ग्लैंड्स, यानी कि जनन ग्रंथि, जनन, ये क्या हो जाएगी? जनन ग्रंथि। तो ये कभी कभी ऊपर से नीचे सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि इनका आप क्रम लगाइए कि सिर में हमारी कितनी होती है? 3 होती है, गले में हमारी 2 हो जाएंगी, वक्ष भाग में हमारी 1 ग्रंथि होगी, और बाकी की ऊपर से नीचे तक इनके फंक्शन क्या होते हैं कि इनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो क्या होंगे। तो ग्रंथियां 3 टाइप्स की हो जाएंगी, 3 प्रकार की होंगी, अंत्यस्रावी, बाह्य स्रावी और मिश्रित। अंत्यस्रावी क्या होती है? उनमें डक्ट नहीं पाई जाती। डक्ट का मतलब जो नलिका होती है, यानी कि जिससे निकलते हैं हार्मोन्स। और हार्मोन्स जो बाहर निकलते हैं, जिसमें यकृत या दुग्ध ग्रंथि होगी, पसीने की ग्रंथि, तेल की ग्रंथि, या फिर सलाइवा यानी कि लार की जो ग्रंथियां होती हैं, ये सब क्या होती हैं? ये बाह्य स्रावी ग्रंथि। और अग्नाशय, अंत्यस्रावी और बाह्य स्रावी, है ना। अंत्यस्रावी और बाह्य स्रावी, ये दोनों का उदाहरण होती है। तो 3 प्रकार की होती है, बाह्य स्रावी, अंत्यस्रावी और मिश्रित, यानी कि ग्रंथि हो जाएगी। तो इससे संबंधित जो परिभाषाएं थी, या फिर जो इनके फंक्शन थे, इससे निकलने वाले हार्मोन्स, या कमी से या अधिकता से होने वाली जो डिसीज होती हैं, यानी कि रोग, वो हमने पहली क्लास में एक्सप्लेन कर दिए थे काफ़ी अच्छे से। आज हम इन पर आधारित केवल क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो इसका आप स्क्रीन अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
जी हाँ, क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन होता है, देखना यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? जो हमारी मिश्रित ग्लैंड होती है। मिश्रित ग्लैंड क्या आ जाएगी? मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय से स्रावित होते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय से स्रावित। इसमें एक बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल, यानी कि बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का, इंसुलिन स्रावित होते हैं। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ये शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे ब्लड में, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। जो शुगर होगा उससे फिर एक रोग होगा डायबिटीज या फिर मधुमेह रोग कहते हैं। और वो क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जी हाँ, तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से सेक्रेशन किसका होता है? इंसुलिन का। इंसुलिन एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है ना। सभी इंसुलिन प्रोटीन होते हैं, लेकिन प्रोटीन सभी इंसुलिन नहीं होते। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो किससे निकलते हैं? बीटा कोशिकाओं से। और ये किसको नियंत्रित करता है? डायबिटीज को, यानी कि मधुमेह। मधुमेह का जो रोग होता है, मधुमेह, या इसी को हम शुगर भी बोलते हैं, शुगर का रोग। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी होने से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर किसका बढ़ जाएगा? प्रतिशत, यानी कि सांद्रता, शुगर की सांद्रता हो जाएगी। तो इससे मधुमेह का रोग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर इज डी। इसका डी आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। यानी कि इंसुलिन प्रोटीन होते हैं। और किससे निकलते हैं इंसुलिन में? आपको बताया कि ये बीटा कोशिकाओं से, ठीक है। जैसे इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, अगर कोई शुगर बढ़ी हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें फिर इंसुलिन को हम एक्सटर्नल इंजेक्ट करते हैं ताकि शुगर की मात्रा नियंत्रित हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अभी आपको बताया है कि इंसुलिन कहां से उत्पन्न होता है? इंसुलिन अग्नाशय से। और अग्नाशय हमारी क्या आ जाएगी? सबसे बड़ी अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि, अग्नाशय। अग्नाशय जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, इसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय की बीटा सेल से निकलते, बीटा सेल से, याद रखना कि बीटा सेल से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन। और इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है? शुगर की मात्रा को। यह भी क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया, री एग्जामिनेशन में, 2020 का क्वेश्चन। तो काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कहां से स्रावित होते हैं? अग्नाशय से। अग्नाशय को क्या हम बोलते हैं? दूसरा नाम पेनक्रियाज। तो उसकी बीटा सेल से होते हैं, जो मधुमेह को, यानी कि नियंत्रित करते हैं इस रोग को। शुगर की मात्रा अगर बढ़ जाती है, मधुमेह का रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? जी हाँ, जल्दी से आप गैस करके बताएंगे कि इससे कौन सी धातु मौजूद है ना। कौन सी धातु, क्या मेटल इसके अंदर पाई जाती है? तो देखिएगा, इंसुलिन में निम्नलिखित कौन सी धातु होती है? झारखंड पीसीएस प्री 2013 का एक क्वेश्चन है। टीन, तांबा, जस्ता या फिर एल्युमिनियम, कौन सी धातु होती है इंसुलिन के अंदर? वैसे तो प्रोटीन होता है, लेकिन किस धातु उसके अंदर मौजूद होती है, एग्जिस्ट होती है? जी हाँ, तो क्या आ जाएगा? जस्ता। उसके अंदर क्या होता है? जस्ता। नोट करते रहिए आज साथ साथ ये क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? जिंक, जिंक या फिर जस्ता, इंसुलिन। तो इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु होती है? जस्ता होता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? बिहार पीसीएस 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्री एग्जामिनेशन में। जी हाँ, जल्दी से गैस करके आप बताएंगे कि कौन सा इससे ये मधुमेह होता है। तो मधुमेह या फिर डायबिटीज किसके कारण होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टोमिन या फिर इंसुलिन। तो इंसुलिन से क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग, यानी कि ब्लड में या फिर शरीर में हमारी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें लिस्ट नंबर 1 और 2 में क्या है? आईएएस प्री 2000 में और छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, जनन ग्रंथि होती है, जैसे हमारी जनन ग्रंथि गोनेडो होती है। और दूसरा पहले देखते हैं, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, को वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। उसको हम बोलते हैं ये ग्रोथ, या ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स। अग्नाशय से पेनक्रियाज निकलता है। और अधिवर्ग क्या हो जाएगा? एक ये पुरुषों में होता है। चलिए खैर, तो इसका आंसर गैस करते हैं कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। देखना, अग्नाशय, अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि कार्टिस, प्रोजेस्टेरोन
और पीयूष ग्रंथि किसमें होती है? पीयूष ग्रंथि एक क्या हो जाएगी? वृद्धि हार्मोन। इससे एक हार्मोन्स निकलता है, उसको एसटीएच बोलते हैं। एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स क्या हो जाएगा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ये क्या होता है? वृद्धि हार्मोन्स। तो पीयूष ग्रंथि में नंबर 3, अगर बी में हम नंबर 3 देखते हैं, ए या डी में से कोई आ जाएगा। अच्छा, सी में क्या हो जाएगा? पहला आंसर, यानी कि आंसर इज डी, है ना। तो अगर ये देखते हैं जनन ग्रंथि क्या हो जाएगी? ओजिस्टोन, है ना। पुरुषों में होता है, जैसे ये टेस्टिस होते हैं, तो ये और एक बचता है अधिव्रत, ये कार्टिसोन पे। अधिव्रत यानी कि जो हमारी जनन ग्रंथियां होती हैं उनमें। तो आंसर क्या होगा इसका? बेस्ट आंसर इज डी ना, जो अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मधुसूदनी इंसुलिन को हिंदी में मधुसूदनी बोलते हैं। मधुसूदनी अंत्यस्रावी हार्मोन्स हैं। देखना, जो अंत्यस्रावी होते हैं एंडोक्राइन्स हार्मोन्स, जिनका श्रावण अंदर ही होता है, उनमें डक्ट नहीं पाई जाती, यानी कि जो उनमें क्या कहना चाहिए, नलिका, वो नलिका युक्त नहीं होती। और जो बाह्य स्रावी होती है उनमें नलिकाएं होती हैं, जैसे आंसू ग्रंथि होती है हमारी, टीयर ग्लैंड, तो उसमें एक नलिका होगी, ताकि जो आंसू है, आंसू क्या होता है? NaCl, जो टीयर हमारा होता है आंख से जो स्रावित होंगे, उनका निर्माण तो अंदर होता है शरीर के, लेकिन जब वो निकलते हैं वो एक डक्ट के माध्यम से निकलते हैं बाहर, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि अंत्यस्राव, इनका अंत्यस्राव क्या हो जाएगा? वो डक्टलेस होती है। डक्टलेस, इनमें क्या नहीं पाई जाती? नलिका विहीन होते हैं, यानी कि नलिका नहीं होगी। तो मधुसूदनी इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन तो होता है, उसका भी कौन सा रूप? पेप्टाइड। ये पेप्टाइड रूप हो जाएगा उसका। तो आंसर सी आ जाएगा, पेप्टाइड, है ना, ये पेप्टाइड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। माँ और शिशु के बीच गले लगना या फिर चूमना निम्न हार्मोन्स में से किसका मोचन को प्रेरित करता है? जी हाँ, क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ केवल एक ही मेंशन किया गया है, यूपी लोअर पीसीएस 2002-2003 में क्वेश्चन है कि माँ जब अपने बच्चे को, बेबी को अपने गोद में खिलाती हैं या फिर ये प्यार या दुलार करती है, चूमती हैं, तो किस हार्मोन्स का मोचन होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, उत्कोद्दीपन हार्मोन्स, ये नारिडिनिन या ऑक्सीटोसिन। जल्दी से आप बताएंगे इसका गैस करके आंसर, कि इसका क्या आंसर हो सकता है। कल ये काफ़ी एक्सप्लेन हमने किया था कि क्यों उसमें जैसे पीयूष ग्रंथि होती है, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है इसमें इंटीरियर और एक पोस्टीरियर होता है। तो इन पोस्टीरियर से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, जी हाँ, कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। इसके दो भाग होंगे, एक क्या हो जाएगा? पोस्टीरियन और एक इंटीरियर। जो ये पश्च भाग हो गया, यानी कि जो लोफ बनते हैं, दो लोफ होते हैं। लोफ का मतलब आप भाग समझ लीजिए, दो लोफ, इससे दो स्रावित होते हैं। एक तो ऑक्सीटोसिन, ये किससे स्रावित होगा? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्च भाग, है ना। और ये अग्र भाग होता है, अग्र। एक तो ऑक्सीटोसिन और एक डाईयूरेटिक, जिसके कारण अगर इसकी कमी हो जाए डाईयूरेसिस रोग होता है, यानी कि जो यूरिन है ना, बाथरूम बार बार जाना पड़ता है, यानी कि मूत्र विसर्जन बार बार इसमें होता है। और ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन, इससे दुग्ध ग्रंथियां नियंत्रित होती हैं। और दूसरा, गर्भाशय में जब शिशु होता है, यानी कि जब उसके जन्म का समय होता है, तो वहाँ की कोशिकाएं रिलीज होती हैं, यानी कि फैलती हैं, और जन्म के बाद में वो फिर से सिकुड़ जाती है। वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑक्सीटोसिन की। तो जैसे माँ बच्चे को अपने प्यार करती है, तो उसमें माँ से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। और ये किसके लिए उत्तरदायी कहाँ से होगा? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के भी पश्च भाग से होता है। इसके दो लोफ होते हैं, एक ये आगे का लोफ होगा, एक पीछे का लोफ, तो इससे दो होते हैं। और यहाँ से कई हार्मोन्स रिलीज होंगे, जैसे एसटीएच होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, एक होता है इसमें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, एक मिलेटोनिन होता है, मिलेनो जैसे तिल जैसी संरचना जिससे बन जाती है। हमारी त्वचा का रंग मिलेनिन के कारण निर्धारित होता है। अगर मिलेनिन का सांद्रण ज्यादा हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो त्वचा का रंग थोड़ा सांवला हो जाएगा। और अगर वो मिलेनिन का सांद्रण कम होता है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए, अब वो फेयर हो जाएगा, यानी कि गोरापन हो जाएगा उससे।
क्या, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का कि माँ और बच्चा जब आपस में रहते हैं तो उसको जब चूमते हैं, गले लगाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है? आयोडीन आयोडीन हार्मोन्स, तो हमारे जैसे गले में दो ग्रंथियां होती है, एक तो थायराइड होती है, एक पैराथायराइड होती है। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन से रिलीज होता है, थायरोक्सिन। अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, उसमें कई चीजें, कई एक रोग होता है इसमें, जड़ वामनता, बच्चों का जो विकास है ना वो रुक जाता है, यानी कि बोनापन हो जाएगा बच्चों में, हालांकि इसको मिजेट्स भी बोलते हैं। और दूसरा एक उसमें मिक्सडीमा रोग होता है, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। एक ग्वाइटर रोग होगा, ग्वाइटर में गला फूल जाता है। और एक होगा उसमें जिसे थायराइड सुसाइड डिसीज बोलते हैं, अगर हमारी आवाज ही डैमेज हो जाती है, यानी कि थायराइड ग्रंथि अगर डैमेज हुई है, ये किससे होगी, आयोडीन की कमी से ये रोग होंगे। आयोडीन की अगर अधिकता हो जाए, यानी कि वो रिलीज ज्यादा हो जाए, उससे फिर ये हाइपोथैलेमिक रोग होता है। तो देखा, तो आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है, थायरोक्सिन, एडिनेलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, है ना। थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, गले से, थायराइड ग्रंथि से। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, थायराइड ग्रंथि। क्या आ जाएगा, थायराइड, है ना। इससे क्या, आयोडीन से नियंत्रित होता है ना। ग्वाइटर, ग्वाइटर इससे रोग हो जाएगा, ग्वाइटर, या इसको हम ये बोलते हैं घेंगा रोग, घेंगा, गर्दन फूल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है, कौन सी ग्रंथि वो करती है? तो इसमें देखते हैं, है ना, विच ग्लैंड सेक्रेट्स द लेकेशन हार्मोन्स ऑफ ऑक्सीटोसिन। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एडिनो ग्रंथि, है ना। दुग्ध ग्रंथि निष्कासित, आपको बताया था ऑक्सीटोसिन कहाँ से होता है रिलीज, कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि का पश्च लोफ होता है, पश्च भाग होता है, उससे दो प्रकार के, एक तो एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक और ऑक्सीटोसिन होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दुग्ध ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर इज ए। तो ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे जो छोटी होगी, है ना, अंतःस्रावी। यूपीपीसीएस प्री 1996 से, उसके बाद भी कई बार परीक्षा में, एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, वो हमने मेंशन नहीं इसमें किया। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, प्यूटरी ग्लैंड, यानी कि इसका आ जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, ये तो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि। और जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी, ये हो जाएगी यकृत, यानी कि लीवर। और जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों, जो अंतःस्रावी भी होगी और बाह्य स्रावी भी होगी, बाह्य स्रावी, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अग्नाशय, अग्नाशय। तो अग्नाशय हो जाएगा, है ना। और जो पिंक कलर की होती है, पिंक, जो पिंक कलर की होती है, थाइमस होगी, थाइमस जो हमारी चेस्ट में होती है, थाइमस। अच्छा, जिसको पिंक कलर पसंद है, जो पिंक में एक्टिवेट होती है, जो पिंक में एक्टिवेट होगी, ये होगी पाइनियल या पीनियल, पीनियल ग्रंथि जो हमारे सिर में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि, दोनों अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि, दोनों अग्नाशय हो जाएगी। और जो ये होगी गुलाबी रंग की, हमारी चेस्ट में होती है, थाइमस ग्रंथि, ये गुलाबी रंग की होती है, रेडिश थोड़ी सॉरी। और जिसको गुलाबी रंग पसंद है, वो पीनियल ग्रंथि हमारे सिर में होती है। तो सिर में हमारे 3 ग्रंथि होती हैं, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल। हाइपोथैलेमस हमारी शरीर में तापमान को नियंत्रित करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, कैल्शियम को जो विनियमित करेगा, कैल्शियम, जी हाँ, कैल्शियम को विनियमित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो हमारे गले में दो होते हैं, एक तो थायराइड और एक पैराथायराइड। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, से जो गले में होंगे, हमारे गले में कौन कौन से होंगे, एक तो थायराइड होगा और एक पैराथायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड होगा। तो ये गले में होते हैं दोनों, है ना, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड से कौन सा, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, इससे तो थायरोक्सिन उत्सर्जित होता है। और पैराथायराइड से पैराथार्मोन, पैराथार्मोन, इससे पैराथार्मोन ये हार्मोन,
ठीक है ना। जो पैराथार्मोन होता है ये कैल्शियम की मात्रा को, कैल्शियम या फिर फास्फोरस की मात्रा, फास्फोरस। इससे तो क्या होता है, थायरोक्सिन किससे एक्टिवेट होगा, तो आयोडीन से, आयोडीन की कमी से घींगा रोग, इससे तो घींगा रोग आप समझिए, घींगा, ठीक है ना। और कैल्शियम अगर इरेगुलेट हो जाता है इससे पथरी बनती है, फिर हमारे शरीर में पथरी, स्टोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका जो केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या नाम होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, पथरी का नाम कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन है, मानव शरीर में पथरी बनने की पहली संभावना कहां पर होती है, वो किडनी के अंदर होती है। किडनी हमारी कितनी होती है, 1 पेयर, यानी कि 2 हो जाएंगी, तो किडनी तो नीचे है, जिससे यानी कि यूरिन पास होता है, वो फिल्टर करता है इसको। दूसरी संभावना होती है गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर कहाँ होता है हमारा, इसको पित्ताशय बोलते हैं, वो लीवर से अटैच होगा नीचे, उसमें पित्त का संग्रहण होता है, यानी कि कलेक्शन। और पित्त का निर्माण कहाँ पर होगा, यकृत के अंदर होगा। पित्त इकट्ठा कहाँ पर होता है, वो गाल ब्लेडर में होता है, यानी कि पित्ताशय में होता है। तो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में दूसरी संभावना पथरी बनने की कहाँ पर होती है, गाल ब्लेडर में। और पहली संभावना होती है किडनी के अंदर, ठीक है ना। और पथरी का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है इसका, ठीक है ना। तो देखना, गले से हमारे दो जो ग्रंथि होती है, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड से तो थायरोक्सिन और पैराथायराइड से पैराथार्मोन। पैराथार्मोन से ये कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए, पैराथार्मोन अधिक सेक्रेशन होने लगे, इसका अधिक श्रावण होने लगता है, अब ये क्या करेगा, हड्डियों से कैल्शियम यानी कि शक करेगा, वहां से हड्डियों से कैल्शियम निकाल लेगा और हड्डियों में रंध्र हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर हड्डियां कमजोर होती हैं इस तरीके से, उस रोग को ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। तो ओस्टियोपोरोसिस का रोग किसका रोग है, ये हड्डियों का रोग होता है, हड्डियों का रोग, है ना। इससे क्या, जैसे हड्डी होती है ना, ये हड्डी इस तरीके से, ये हड्डी बनाई, इसमें रंध्र आ जाएंगे, रंध्र, ये इस तरीके से रंध्र होते हैं। उस रंध्र से क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम, जो कैल्शियम है, यानी कि कैल्शियम बाहर निकला, हड्डियां कमजोर हुई। अब जो कैल्शियम होगा, अगर हमारी ये किडनी से इसे मूत्र माध्यम से बाहर नहीं किया गया, अब वहां पर इसका कलेक्शन होने लगेगा, कहां पर होगा, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर इसका जब कलेक्शन होगा, अब यह पथरी का शेप ले लेगा, यानी कि क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट की एक गांठ बन जाएगी, जिसको हम पथरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है, विनियमित का मतलब रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। तो कौन करता है, ग्लूकेगोन, वृद्धि हार्मोन्स, पर्टुसिस, पैराथायराइड हार्मोन्स और थायरोक्सिन, है ना। तो किसमें आ जाएगा, पैराथायराइड, है ना, जो गले में हमारे होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा इसका, ये पर्टू, यानी कि पैराथायराइड से, जो पैराथायराइड ग्रंथि से, पैराथार्मोन बोलते हैं, है ना, ये कैल्शियम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, किन भागों में, रक्त कहाँ पर, देखना, एक रक्त शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है, जो रेडिश होता है, और जिसके अंदर CO2 होती है, जो थोड़ा ब्लूइश हो जाएगा, नीले रंग पर होगा, वो अशुद्ध मानते हैं उसको। प्योर और इम्प्योर, जो प्योर ब्लड होता है वो शिराओं इसमें बहता है, धमनियों में, और जो इम्प्योर होता है वो शिराओं में बहता है। देखना, महाधमनी, धमनी में, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये ओर्टा, है ना, इन द ओर्टा। तो शुद्ध रक्त किसमें बहता है, ओर्टा में। हालांकि दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन था, इसमें भी ये ऐड कर दिया गया, कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो जाना चाहिए। आंसर हमारा क्या होगा, धमनी। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और अशुद्ध शिराओं में बहता है। ये जब हम पढ़ेंगे हृदय संरचना तब आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का एक क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का। जी हाँ, क्वेश्चन निम्न पर विचार कीजिए। एक ग्रंथि के बारे में हमें बताना, क्या यह मानव शरीर की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित तथा अक्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहता है, क्योंकि उससे 5 एंजाइम रिलीज होते हैं, है ना। ये गुण किसके हैं, किस ग्रंथि के, ऑप्शन दिया है इसमें, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा या फिर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से 2 होते हैं, ये टोइलिन और माल्टेज, जबकि इसमें कहा गया पंचार, ये पाचक रस, पूर्ण पाचक रस, 5 एंजाइम, 5 एंजाइम रिलीज होते हैं इससे। पंचारस इसलिए कहा गया है, पाचक रस भी या फिर पंचारस, है ना। ये किससे, अग्नाशय से।
तो अग्नाशय अंत्यस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों होती है। जब हम इंसुलिन की बात करते हैं तो बाह्य स्रावी हो जाएगी, और अंत्यस्रावी जिससे पाचक रस होते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, पाचक रस जब होंगे तो बाह्य स्रावी, वो जब इंसुलिन का श्रावण होता है तो अंत्यस्रावी ग्रंथि कहलाती है। तो आंसर हमारा क्या होगा, अग्नाशय। अग्नाशय मीन्स यानी कि पेनक्रियाज। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हमारा अग्नाशय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप होता है, यूपीपीसीएस प्री 1997। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आप बताएंगे किसका रूप होता है। क्वेश्चन है रेशम, रेशम किससे बनता है, रेशम कीट से बनता है। रेशम के कीट जो शहतूत के पेड़ पर रहते हैं, सबसे अधिक रेशम भारत में कर्नाटक में बनता है, और वैसे विश्व स्तर में चीन पर बनता है। तो रेशम ग्रंथि यानी कि जो लार से बनते हैं, है ना, लार ग्रंथि, रेशम के जो कीट होंगे वो अपनी लार से रेशम बनाते हैं, उसको फिर हम अलग कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, लार ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड्स जो होती हैं, लार ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कुछ ही 1 और 2 को मिलान करना है। वही आपको बताया था कि हॉर्मोन्स ऐसे हैं, कौन सा कहाँ से स्रावित होगा। तो इससे पहले वीडियो अगर आप देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा, आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगी। जब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते फिर। तो इंसुलिन का हुई आगे, इंसुलिन का स्रावन कहाँ से, अग्नाशय से होता है। ओके, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, अच्छा थायरोक्सिन कहाँ से होगा, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे होता है, पुरुषों में, है ना, ये तो मेल में होगा। इससे पहले वाली वीडियो में एक बचता है प्रोजेस्टेरोन, ये गर्भाशय होता है महिलाओं के लिए। तो इसका क्या बनता है, पहले में थर्ड आ जाएगा, दूसरे में 1 आ जाएगा, यानी कि 3 1 इसमें तो आएगा 3 3 4 3 4। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, कथन और कान। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर, घींगा, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर यानी कि घींगा रोग एक सामान्य बीमारी, बिल्कुल सही है। दूसरा है, पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही उत्तर है। उत्तराखंड पीसीएस 2012 का क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो आईएएस या पीसीएस में होते हैं उनके छोटे क्वेश्चन बनाकर फिर वो छोटी परीक्षाओं में रिपीट कर दिए जाते हैं, जैसे पुलिस में या फिर रेलवे एसएससी। तो इसमें क्या कहा है कि ग्वाइटर, घींगा रोग पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा होता है, और क्यों होता है, क्योंकि वहां आयोडीन की कमी। तो हमें बताना है इसका कथन और कारण कि दोनों सही है या नहीं है। तो कथन भी इसका सही है, और आर जो कारण है वो भी सही है, और प्रासंगिकता है ना, आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो ए व आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, आंसर इज ए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए आंसर, जिसकी सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो, यानी कि जब वो हार्मोन्स रिलीज होता है तो हमारे हृदय की धड़कन भी थोड़ी बढ़ जाती है ना, लड़ो या उड़ो। जो एडिनल ग्रंथि होती है, एडिनल हमारे में 2 होती हैं, जो किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा स्थिति होती है, उसी में एक को कोर्टेक्स और एक को मेडुला कहा जाता है। तो जो कोर्टेक्स होती है उसमें एक एडिनेलिन निकलता है, एडिनेलिन, उड़ो या लड़ो, है ना, यानी कि फ्लाई एंड फाइट बोलते हैं इसको, फ्लाई, फ्लाई और फाइट, फ्लाई और फाइट। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे रात को अंधेरे में हम रस्सी देख लें तो रस्सी कुछ देर के लिए सांप लगती है हमें कि कहीं ये सांप तो नहीं, तो हम डर जाते हैं। जब उसको समझते हैं, हम अपना तर्क लगाते हैं कि नहीं ये तो ये रस्सी है, तो अब क्या हम उस पर हावी हो जाते हैं, यानी कि डोमिनेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम उससे लड़े हैं। या फिर एक ऑप्शन हमारे पास ये भी कि हम डर कर भाग जाएं। तो इसीलिए उड़ो, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किसको हम बोलते हैं, एडिनेलिन को बोलते हैं, एडिनेलिन। ये किससे निकलता है, एडिनल से निकलता है, एडिनेलिन। तो इसी का नाम है लड़ो या उड़ो। ठीक है, देखना कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में, यूपीपीसीएस 2010, यूपीपीसीएस 2001 और 3 में, यूपी यूडीएलडीए 2002 में क्वेश्चन पूछा गया कि उड़ो या लड़ो हार्मोन्स हम किसको कहते हैं। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, निम्न हार्मोन्स स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, उत्तेजना एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। तो ये कब होगा, अभी आपको बताया कि एड्रेनलिन से जब उत्सर्जित होगा हार्मोन्स, अगर वो सही से नियंत्रित होता है तो उड़ो या लड़ो जिसको भी कहते हैं, तो हृदय की हमारी गति बढ़ जाती है। अगर हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उससे हृदय गति बढ़ती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन, जो अभी हमने ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न हार्मोन्स में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है ना, जो फीमेल में पाया जाता है। तो स्त्रीलिंग हार्मोन्स क्या हो जाएगा, आरओ में पूछा गया है, और ये 2017 में क्वेश्चन आया, आरओ,
एंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन तो गले से निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन मेल में हो जाएगा ना, एंडोस्टेरोन भी मेल में होता है, एस्ट्रोन हो जाएगा, एस्ट्रोन है ना, जैसे मूछ दाढ़ी की होती है तो उनमें एक बिलीरुबिन होता है, एस्ट्रोन ये फीमेल में स्रावित होता है, यानी कि ये स्त्री है। नेक्स्ट देखते हैं, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है ना, मूत्र का रंग तो किससे निकलता है, जो वेस्ट होता है वो किडनी के माध्यम से, मूत्र माध्यम से बाहर निकल जाएगा, उसका जो पीलापन होता है किसके कारण, तो ऑप्शन दिया है पित्त के कारण, लसिका के, कोलेस्ट्रॉल के कारण, यूरोक्रोम के कारण। तो पित्त में तो क्या होता है, इससे तो पीलिया रोग हो जाएगा, ज्वाइंटिस जिसको बोलते हैं। लसिका क्या होता है, लिम्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, लिम्स यानी कि ब्लड में भी। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमा होगा, जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं, यानी कि उसकी जो ये नर्व्स हो जाएंगे। यूरोक्रोम, इसका आंसर क्या होगा, यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम से मूत्र का रंग पीला होता है, यूरिन पीलेपन का कारण यूरोक्रोम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 25 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया था, इसमें 21 तक। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है। अगर हृदय की धड़कन बढ़ती है, जैसे जिसमें हाइपरटेंशन भी हो जाता है, हार्ट बीट अगर हमारी बढ़ती है, यानी कि बीपी, उसमें हाई वाला भी बढ़ता है, लो वाला भी बढ़ता है, जिसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। लेकिन इसमें अगर सामान्य से कम हो जाए, तो सामान्य से अगर कम होती है हमारे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना, तो ना तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन ये भी टेटिकार्डिया नहीं, ये आ जाएगा बेडिकार्डिया। उस स्थिति को क्या बोलते हैं, बेडिकार्डिया। हृदय की धड़कन अगर कम होती है, कितनी होनी चाहिए, और ये 1 मिनट में 72 बार, 72 बार धड़कता है। अगर ये कम हो जाएगा, जैसे 30 से 40 है ना, 30 से 40 की अगर स्थिति है पर मिनट, ये पर मिनट की स्थिति है, तो कौन सा, बेडिकार्डिया। इसके लिए फिर क्या, बाईपास सर्जरी जैसे होती है, बाईपास, बाईपास सर्जरी है ना, एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लगा जाता है जो एक्स्ट्रा धड़कन को रेगुलेट रखता है। तो बेडिकार्डिया क्या होगी, अगर सामान्य से कम होती है। नंबर 22, जॉर्विक 7 क्या है, जॉर्विक 7 देखना, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है ना, इसको आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर पढ़िए। जॉर्विक 2, तो जॉर्विक 2 पेसमेकर कृत्रिम हृदय रॉकेट का नाम या फिर उपग्रह का नाम है। तो सभी को पता है ये मोस्टली कि कृत्रिम हृदय होता है। तो कृत्रिम हृदय एक वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट जार्विक, रॉबर्ट जार्विक, रॉबर्ट जार्विक ने क्या किया था, इन 1982 में एक कृत्रिम हृदय बनाया था, कृत्रिम हृदय। और एक आता है क्वेश्चन कि प्रत्यारोपण कब किया गया था, जो साउथ अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। वहाँ के एक वैज्ञानिक भी थे और वो हृदय रोग विशेषज्ञ थे, सर्जन, ये हार्ट सर्जन। उन्होंने हृदय प्रत्यारोपण किया था, यानी कि दूसरा किया था, लेकिन वो मनुष्य से मनुष्य का किया गया था। और यहाँ पर क्या था, ये आर्टिफिशियल जार्विक ने बनाया था। ये कहाँ के थे, एक डॉक्टर थे, वैज्ञानिक, यूएसए के। उन्होंने 2 दिसंबर है ना, 2 दिसंबर सन 1982 को, 2 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो जार्विक ये हृदय किया गया था। और एक डेंटिस्ट थे जिसका नाम था क्लार्क को सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपित किया गया था। जो जार्विक जो आर्टिफिशियल था, देखना प्राकृतिक नहीं बात हो रही है, वो तो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इन 1967 आई थिंक। वो क्रिश्चियन बर्नार्ड का अलग है, क्रिश्चियन CHRST, क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसने क्या किया, ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण किया था इसने तो इन 1967 में। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका का शहर कौन सा था, केपटाउन। ये केपटाउन में किया गया था, ठीक है ना, हृदय प्रत्यारोपण। और ये किस व्यक्ति के किया था, लुइस के किया था, लुइस के किया गया था, है ना। ये मनुष्य का हृदय मनुष्य में लगाया गया था, हृदय प्रत्यारोपण। ये तो किसने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था इन 1967। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के शहर केपटाउन में किया गया था। उस व्यक्ति का नाम लुइस था, ठीक है ना। और ये अलग क्वेश्चन है, इन 1982 में किया गया था। ये क्लार्क था, क्लार्क एक डेंटिस्ट था, यानी कि दांत रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनका हृदय परिवर्तन किया गया था। इसकी हार्ट बीट 116 बीट्स प्रति मिनट थी, जबकि सामान्य कितनी होनी चाहिए, 72 टाइम्स पर मिनट। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और भ्रूण अवस्था में 180 बार, जन्म लेने के बाद में 120 या 150 बार, वयस्क अवस्था में 72। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ऑक्टोजेनेरियन एज या वृद्ध अवस्था में
इसकी गति हो जाएगी 60। लेकिन जब हृदय घात होता है उसमें हार्ट की गति हमारी 30 से 40 के बीच में होती है। फिर एक पेस मेकर लगाना पड़ता है आर्टिफिशियली उसको दिल धड़कने के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जार्विक सेकंड का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से बनाया था, रबड़ से बनाया गया था। रबड़ कुछ और भी मिक्स किया गया था। तो ये कृत्रिम किसको बनाया गया है? क्लार्क की। तो क्लार्क के हृदय प्रत्यारोपण किया गया कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली, और ये मनुष्य का मनुष्य में लगाया गया था। हालांकि जो सबसे पहले आई थिंक इन 1958 में अमेरिकी वैज्ञानिक ने डॉगी के सबसे पहले लगाया था, यानी कि कुत्ते का हृदय परिवर्तन किया। ये कुत्ते में करके देखा गया था डॉग के अंदर। और भारत में जो किया गया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था एम्स के अंदर इन 1994। इससे पहले भी किया गया था सन 1968 में 68 में, लेकिन ये असफल था। असफल 94 में जो एम्स में किया गया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, एम्स के अंदर डॉक्टर वेणुगोपाल ने सफल था, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। जार्विक सेकंड किया है और क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण किया था, ये दोनों अलग। तो क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर? कृत्रिम। क्वेश्चन फिर से, जार्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय है, ठीक है। कोई अगर आपको डाउट मिले तो उसमें आप बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। तो ये कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर, है ना। यानी कि रक्त परिसंचरण, जो रक्त परिसंचरण होता है, तो इसमें है एंजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, मायोलॉजी या फिर इकोलॉजी। इकोलॉजी में तो किसका होता है? इकोलॉजी में ये आ जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का। मायोलॉजी इसमें हरे सवाल होते हैं। हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। एंजियोलॉजी तंत्रिकाओं का, जो हमारी नसें होती हैं, तंत्रिकाओं का अध्ययन, एंजियोलॉजी। एंजियोग्राफी एक नया ट्रीटमेंट भी चला है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? एंजियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं 24। मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियां कौन सी होती हैं? पेशी पूछा गया सबसे व्यस्तम। वैसे तो व्यस्तम भाग होता है मस्तिष्क, लेकिन मस्तिष्क इसमें ऑप्शन में नहीं है। दूसरा है ना कि पेशियां पूछा गया, यानी कि मसल्स उसकी, तो व्यस्तम पेशियां ये आ जाएगा हृदय की होती है, इनको हम पेरिकार्डियल भी बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर हमारा? हृदय की पेशी सबसे व्यस्त होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन 25। देखना फिर वही क्वेश्चन आगे जो भी हमने डिस्कस किया था कि विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, है ना। ये कहां पर? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में किया गया, ठीक है। केपटाउन, केपटाउन, ये केपटाउन शहर के अंदर किया गया था। और जिसके हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हृदय जिसका परिवर्तन चेंज किया गया, उस व्यक्ति का नाम क्या था? लुइस। और उसके हॉस्पिटल का नाम, जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल का नाम था ग्रेट शूर हॉस्पिटल में किया गया था, ये हॉस्पिटल का नाम। और कब किया गया? इन 1967। इसका वर्ष भी पूछ लेते हैं कि 1967 में किया गया। हॉस्पिटल का नाम भी पूछा गया है, उसका पेशेंट का नाम भी पूछा गया है, डॉक्टर का नाम भी पूछा गया है ना। डॉक्टर का नाम क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है ना। ये देखिए, तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें 25 क्वेश्चंस थे। तो अब लगभग ये कोशिश रहेगी कि पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और उसके बाद में उसके PYQ या फिर MCQ भी दोनों हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, बहुत जल्दी आपको एप्लीकेशन पर भी क्लास देखने को मिलेगी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। फिर भी इससे रिगार्डिंग जितनी भी आपकी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं, और इसमें फ़ोन नंबर भी है, इसी फ़ोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।